आइए, बिना किसी भूमिका के सीधे आज के इस बेहद खास विश्लेषण पर आते हैं। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है मध्याह्न भोजन। इसे लिखा है बेहद उच्च शिक्षित और अनुभवी लेखक आदरणीय राजेश विश्वकर्मा सर ने। दो परिवेश, एक वास्तविकता, यही इस कहानी की आत्मा है और इसके जरिए हम समाज की उन गहरी खाइयों को समझेंगे जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। देखिए, राजेश विश्वकर्मा सर का लेखन अनुभव बहुत ही लंबा और विस्तृत रहा है। उन्होंने अनगिनत बेहतरीन कहानियां लिखी हैं, लेकिन सच कहूं तो उनकी सभी रचनाओं में से ये विशेष कहानी उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इसे हमारे ही समाज की कड़वी और जमीनी हकीकतों से बड़ी बारीकी से बुना गया है। ये एक ऐसी रचना है जो सीधे लेखक के गहरे अनुभवों से निकल कर आई है। कहानी की शुरुआत ही ना एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफर यानी रूपक से होती है। गमले में घास उगाते देखा है, घास को क्या जड़ें बांधना सिखाओगे? वो तो कटाव रोकना जानती है। जरा इस पे गौर कीजिए। यहाँ लेखक गमले के नाजुक पौधों की तुलना जंगली घास से करते हैं। गमले के पौधे वो विशेषाधिकार प्राप्त बच्चे हैं जिन्हें हर सुख सुविधा मिलती है, और वो जंगली घास वो गांव के उन बच्चों का प्रतीक है जो बिना किसी सुविधा के हर मौसम की मार झेलकर भी अपने दम पर खड़े रहते हैं। ये तुलना अमीरी और गरीबी के उसी बुनियादी अंतर को सामने लाती है। तो अब हम बात करते हैं उन दो अलग अलग परिवेशों की। एक ही समाज, एक ही समय, लेकिन जीवन जीने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत। आइए देखते हैं कि लेखक ने इस बंटवारे को कैसे दिखाया है। जरा इस तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखिए। एक तरफ हैं शहर के वो शानदार स्कूल जहां वातानुकूलित यानी एसी कमरे हैं, हर खेल के लिए अलग कोच हैं, और जहां बच्चों को विद्यार्थी कम और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर ज्यादा माना जाता है। और दूसरी तरफ गांव के स्कूलों की वो कठोर सच्चाई, फटे हुए झोले, मीलों नंगे पैर चलना और अभावों के बीच ज्ञान पाने की जद्दोजहद। विश्वकर्मा सर ने बहुत ही स्पष्टता से बताया है कि असल मायनों में सुविधाओं से वंचित ये बच्चे ही सच्चे विद्यार्थी हैं। और इसी ग्रामीण परिवेश के बिल्कुल बीचों बीच है एक 11 साल की बच्ची, बुधिया। जरा सोचिए, माता पिता मजदूरी करने के लिए शहर जा चुके हैं और ये छोटी सी बच्ची एक खाली बिना सामान वाले कमरे में बिल्कुल अकेली रह रही है। फिलहाल उसे बहुत तेज बुखार है और इसी वजह से वो कई दिनों से स्कूल भी नहीं जा पा रही है। एक छोटी बच्ची का इस तरह पूरी तरह से अकेला होना ग्रामीण जीवन के एक बहुत ही स्याह पहलू को उजागर करता है। अब देखिए, जब बुधिया की शिक्षिका सुधा उस खाली घर में उसे फर्श पर भूखी और बीमार देखती हैं, तो बुधिया क्या कहती है? वो कहती है, मैडम स्कूल में तो मिलता है, मैं तो एक समय ही खाती हूँ, सभी लोग तो ऐसा करते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सरकार का वो मिड डे मील या मध्याह्न भोजन ही इस बच्ची के जिंदा रहने का एक लौता सहारा है। अब हम कहानी के एक और बेहद अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षिका सुधा का संघर्ष। सुधा वो शिक्षिका है जो रोजाना शहर और गांव की इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करती है, और उनका ये जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। सुधा की दिनचर्या अगर हम देखें ना, तो वो किसी भी कामकाजी महिला की अथाह थकान को बयां करती है। शाम 4:30 बजे स्कूल खत्म होता है। उसके बाद खचाखच भरी बस में पूरे 30 किलोमीटर का थका देने वाला सफर। शाम 6:30 बजे तक घर पहुंचना, फिर घर के सारे काम, खाना बनाना और रात 10 बजे सोना, सिर्फ इसलिए ताकि अगली सुबह फिर से यही चक्र दोहराया जा सके। कार्यस्थल, सफर और घर, ये 3 मोर्चों की एक दैनिक जंग है। और ये जो असमानता की खाई है ना, ये तब और तीखी महसूस होती है जब शहर के दिखावे को गांव की सच्चाई के आमने सामने रखा जाता है। एक तरफ शहर में सुधा के एक रिश्तेदार सौरभ की एक भव्य बर्थडे पार्टी चल रही है, जहां सजावट और दिखावे पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, और दूसरी तरफ गांव की वो कड़कड़ाती ठंड, जहां बच्चों के पास स्वेटर तो छोड़िए, शर्ट में पूरे बटन तक नहीं है, और वो गर्मी के लिए एक दूसरे से सट कर बैठते हैं। सुधा मन ही मन गणना करती हैं कि शहर की इस एक शाम के दिखावे में जितना पैसा फूंका गया, उससे बुधिया के पूरे परिवार का 5 साल का खाना आ सकता था। इन सब के बीच सुधा का जो जवाब है, वो बहुत ही शांत और मानवीय है। वो कोई बड़ा भाषण नहीं देती, बस अगले दिन स्कूल में 2 टिफिन और 1 सेब लेकर आती हैं। वो बुधिया की आंखों में उस गहरी भूख को पढ़ लेती हैं और चुपचाप अपना खाना उस बच्ची के साथ बांट लेती हैं। बिना शब्दों का ये संवाद वाकई दिल छू लेने वाला है।
खैर, ठहराव के ये पल बहुत ही कम समय के लिए थे। दुखद अंत तब आता है जब अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है जो स्कूल के इस शांत माहौल को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। वो खौफनाक सुबह। एक छात्र, इम्तियाज, स्कूल में एक बुरी खबर लेकर आता है। पूरा स्टाफ घबराकर बाहर दौड़ता है। गांव में पुलिस आ चुकी है। गांव के कुएं के पास भीड़ जमा है और बचाव का काम चल रहा है। और फिर वो भयानक पल आता है जब कुएं के पानी से छोटी सी बुद्धिया का निर्जीव शरीर बाहर निकाला जाता है। जो बच्ची कल तक मध्याह्न भोजन का इंतजार कर रही थी, वो आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। यहाँ जो सच्चाई सामने आती है वो किसी को भी विचलित कर दे। पता चलता है कि रात में गांव के कुछ लड़कों और वसीम के साथ बुधिया का झगड़ा हुआ था। जब बच्ची का शरीर कुएं से निकाला गया तो उस पर शारीरिक क्रूरता और ज्यादतियों के साफ निशान थे। मजदूरी करने शहर गए उसके माता पिता को वापस बुलाया जा रहा है। एक बिल्कुल अकेली, गरीब और असुरक्षित बच्ची के जीवन का ये खौफनाक अंत समाज के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। और यहीं पर लेखक ने अपनी कहानी के जरिए एक बहुत ही धारदार सवाल उठाया है, जिसे हम निष्पक्ष रूप से देखेंगे। एक तरफ हमारे राष्ट्रीय नारे हैं 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत, और ठीक उसके सामने है बुधिया की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां उसके पेट में सिर्फ खाया हुआ वही एक मध्याह्न भोजन मिलेगा। लेखक ने इन बड़े दावों को एक 11 साल की बच्ची के खाली पेट की सच्चाई के सामने लाके खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सुधा आसमान की ओर देख रही हैं, आंखों में आंसू है, एक बच्ची को खोने का भारी दर्द है। लेकिन ठीक उसी वक्त उनके सामने स्कूल का रजिस्टर आता है। उसमें अगले दिन का आदेश दर्ज है। कल सुबह होने वाली विकसित भारत की एक भव्य रैली की तैयारी करनी है। एक बच्ची की दर्दनाक मौत के तुरंत बाद ही ये पूरा सिस्टम अपनी उसी रफ्तार से फिर से घूमने लगता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा समाज जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर दौड़ रहा है, उसमें विकास का असली पैमाना आखिर है क्या? अगर आज भी एक असहाय और कमजोर बच्ची के जीवन का एकमात्र सहारा सिर्फ स्कूल में मिलने वाला मध्याह्न भोजन है और हम उसे सुरक्षा तक नहीं दे सकते, तो ये कैसा विकास है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन राजेश विश्वकर्मा सर की ये कहानी हमें इस पर गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है। आज के इस विश्लेषण को हम इसी विचार के साथ यहीं रोकते हैं। इस कड़वे सच पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।